तो चलिए शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था ब्राउनियन मोशन के लिए आइंस्टाइन की थ्योरी। ठीक है, और एवोगाड्रो नंबर हमने प्राप्त किया था। ठीक है, आज हम लोग हीट का ट्रांसमिशन स्टडी करेंगे। आज हम लोग स्टडी करेंगे कंडक्टिविटी, हीट की कंडक्टिविटी स्टडी करेंगे, और हम स्टेडी फ्लो और पीरियोडिक फ्लो के बारे में जानेंगे, और हीट का ट्रांसमिशन जो होता है वो कितने प्रकार से होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ठीक है, ट्रांसमिशन हीट। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि हीट के एक स्थान से दूसरे स्थान संचरण करना, ट्रांसमिट होना, तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट बोलते हैं। जैसे आप यहाँ एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जैसे आप यहाँ बैठी हुई हैं तो फ़ैन चल रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है आप तक। तो हीट ट्रांसफ़र होने के लिए क्या यहाँ ज़रूरत है, यहाँ माध्यम की ज़रूरत है। ये पंखा जब गोल गोल घूम रहा है तो यहाँ से हवा जो है वो आपके शरीर तक पहुँच रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मास जो हो रहा है उसके फ्लो के कारण हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे लू बहती है, जैसे अभी 1 महीने पहले लू बह रही थी, तो लू में क्या होता है कि हीट का ट्रांसफ़र होता है ना, हीट एनर्जी जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र करती है, लेकिन उसको किसके द्वारा करती है, हवा के द्वारा, मास के द्वारा, गर्म हवाओं के द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर आप सनलाइट में खड़े हैं तो सन से जो हीट आ रहा है, सन से जो एनर्जी आ रही है, ये निर्वात से होकर आ रही है। इसका मतलब वहाँ कोई माध्यम नहीं है ना। तो इस प्रकार के जो ट्रांसमिशन है हो रहे हैं, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं आप एक और डेमोस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, और इस डेमोस्ट्रेशन में ये आपका गैस बर्नर है। मान लेते हैं ये आपका गैस का बर्नर है, और आपने इस गैस बर्नर को ऑन कर दिया है और इससे गैस निकल रहे हैं, और इसमें आपने सलाइड या तीली लगा दी है, जिससे क्या हो रहा है, यहाँ आग जल रहा है। और यहाँ पर आप एक मेटल प्लेट को लेते हैं, और मेटल प्लेट के राइट सिरे को आप आग पर रख देते हैं, और लेफ्ट सिरे को अपने हाथ से आपने क्या कर दिया है, पकड़ा है। तो क्या होता है, कुछ देर बाद आपको यहाँ गर्मी महसूस होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ जो गर्मी महसूस होती है, इसमें क्या होता है कि ये क्यों होता है, क्योंकि जब इसका राइट सिरा गर्म होता है तो यहाँ जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये ओसिलेशन करने लगते हैं, और इस ओसिलेशन के कारण क्या होता है, हायर एम्पलीट्यूड पर जब ये ओसिलेशन करते हैं तो ये एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करते हैं, और एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र हो जाती है। तो एनर्जी के 3 प्रकार से ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसमिशन होती है। एक तो पहले माध्यम खुद मोशन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है, जैसे हवा, लू की हवा है, पंखे की हवा है। दूसरा, जिसमें माध्यम तो अपने जगह, माध्यम के कण अपने जगह रहते हैं, लेकिन वो अपने मेन पोजीशन पर ऑसिलेशन करते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि हीट का ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। और तीसरा जो प्रकार है वो निर्वात में होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण वहाँ किसी मास की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपको 3 प्रकार के ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं, और इन 3 प्रकार के ट्रांसमिशन का आज हम स्टडी करेंगे। उसमें से कुछ का, सबका हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में अभी हमको सबका नहीं करना है। हमको मुख्यतः 2 प्रकार के ट्रांसमिशन का स्टडी करना है। पहला जो तरीका है ट्रांसमिशन का, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। दूसरा जो तरीका है इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, और तीसरा जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, चलिए हम तीनों को डिफाइन कर रहे हैं। कंडक्शन में क्या होता है कि कंडक्शन जो होता है वो जनरली सॉलिड में होता है। सॉलिड को जब हम गर्म करते हैं तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हायर एम्पलीट्यूड पर ओसिलेशन करते हैं, और इस ओसिलेशन के कारण एक वेव बनता है जिसको हम हीट वेव बोलते हैं, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान मेटल में ट्रांसपोर्ट होता है या सॉलिड में ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें मास तो ओसिलेशन करते हैं, लेकिन मास अपने जगह पर रहते हैं, मास का ट्रांसमिशन नहीं होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, बस वो केवल ओसिलेशन करते हैं। तो ये क्या, हीट ट्रांसफर बाय सबस्टेंस विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जैसे आपके पास मेटल हो गया, किसी मेटल में अगर आप हीट का ट्रांसमिशन समझना चाहते हैं तो आप मेटल के यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूल हैं, आप इस मॉलिक्यूल अगर यदि आप इसको हीट कर रहे हैं
तो ये मोलिकुल क्या करेंगे, ओसिलेशन करेंगे, और इस ओसिलेशन के कारण क्या होगा, ये एनर्जी जो होगी एक मोलिकुल से दूसरे मोलिकुल जाएगी और इस प्रकार से एक वेव जनरेट होगा इसके अंदर, और हीट जो है वो इस वेव के फॉर्म में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक या लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मास की हो सकता है, इसमें सब मीडियम की हो सकता है, बट मीडियम के कण मोशन नहीं कर रहे हैं, मतलब ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे हैं, केवल ऑसिलेशन कर रहे हैं। कन्वेंशन में क्या होता है, कन्वेंशन में मास खुद ट्रांसपोर्ट होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, जैसे गर्म हवाएं, लू की हवाएं, पंखे की हवा, इसमें क्या होता है कि जो मास है वही ट्रांसपोर्ट हो जाता है और वो हीट को लेकर चलता है। तो इसमें होगा हीट ट्रांसफर बाय सबस्टांस विथ एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल मतलब कण है, तो कणों के वास्तविक मोशन के कारण रियल में कण ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये मुख्यतः होता है किसमें, ऐसा ट्रांसमिशन जो होता है हीट का वो होता है लिक्विड और गैसेस में। जैसे आपके पास एक बर्तन है और इस बर्तन में आपने वाटर रख दिया है, ठीक है, ये वाटर है। अब इसको आप किसी चूल्हे पर चढ़ा देती हैं तो आप देखिएगा क्या हो रहा है, ये नीचे वाला जो भाग है वो पहले गर्म होता है और गर्म होकर यहाँ के जो अणु हैं वो हल्के हो जाते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी जो होती है कम हो जाती है, वो क्या होते हैं, ऊपर जाते हैं। तो ये गर्म अणु जो है वो हीट को लेकर कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, और ऊपर वाले ठंडे जो अणु हैं वो भारी होकर किधर आ जाते हैं, हायर डेंसिटी के कारण नीचे आते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो निरंतर क्या होता है, चलता रहता है, साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है। नीचे से गर्म अणु ऊपर जाते हैं, हीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं ऊपर, और ऊपर के ठंडे अणु नीचे आकर हीट को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से मास का एक्चुअल मोशन होता है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? गैसेस में भी इसी प्रकार का होता है, जो लू चलती है, गर्म हवाएं, वो इसी प्रकार की होती है। रेडिएशन, हीट ट्रांसफर विदाउट मास, हीट ट्रांसफर विदाउट मास, बिना मास का हीट ट्रांसफर। तो विदाउट मास, बिना मास का हीट ट्रांसफर होगा तो भाई किसके कारण होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण। या इसको लिख सकते हैं हीट ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण हीट का जो ट्रांसफर होता है इसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि रेडिएशन जो होता है वो केवल निर्वात में ही होगा। ठीक है, रेडिएशन और जगह भी हो सकता है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगा वो कहा जाएगा आपको रेडिएशन। तो रेडिएशन कोई जरूरी नहीं है कि निर्वात में ही केवल रेडिएशन चले, किसी माध्यम में भी रेडिएशन चलता है, लेकिन इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है। माध्यम में चलेगा तो वहाँ पर हम मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय इक्वेशंस को, जो आपके 4 इक्वेशन है, उसको हम अप्लाई करके और वहाँ पर हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम सेकेंड ईयर में आपको पढ़ाएंगे, मैक्सवेल इक्वेशन निर्वात में और फ्री स्पेस में, और उसके बाद आपको किसी मटेरियल में। ठीक है, तो अब हमको अपने फर्स्ट ईयर में किन किन चीज़ों को पढ़ना है, ध्यान से दीजिएगा। कंडक्शन की घटना और रेडिएशन की घटना, ये 2 घटनाएं हमको क्या करनी है, डिटेल में पढ़नी है और इनके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो कंडक्शन के लिए इसमें हमारे पास 3 टॉपिक होता है। एक तो किसी मेटल प्लेट से कंडक्शन और उसकी कंडक्टिविटी, उसके बाद रेक्टेंगुलर फ्लो ऑफ हीट और पीरियोडिक फ्लो ऑफ हीट। और रेडिएशन में हमको ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सुना होगा आपने, प्लांक हाइपोथेसिस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इस तमाम बातें हमको पढ़नी है। ठीक है, तो शुरू करें ना। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं कंडक्शन टॉपिक को। ठीक है, और कंडक्शन में हमारा जो पहला टॉपिक होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी प्राप्त करना। किसी भी मटेरियल या किसी मेटल की या किसी पदार्थ की कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके,
समझ में आ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो चलिए हम ये जो क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम एक काम कर रहे हैं, एक हम कंडक्टर ले रहे हैं, ठीक है। आइए हम एक कंडक्टर ले रहे हैं और यह कंडक्टर आप किसी भी शेप एंड साइज में ले सकते हैं। आप इसको सिलेंड्रिकल ले सकते हैं, आप इसको क्यूबिकल ले सकते हैं, जैसा आपको है वैसा ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ में हम लोग क्यूबिकल लिए हुए हैं, लेकिन अभी हमने क्या लिया है, इसको ले लिया है मैंने सिलेंड्रिकल ले लिया है। ओके, ये कंडक्टर है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इस कंडक्टर का ए है और इस कंडक्टर का जो लेंथ है इसको मैंने स्मॉल एल ले लिया है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसके एक सिरे को हम लोग हॉट जंक्शन से जोड़ दे रहे हैं। हमने इसके एक सिरे को हॉट जंक्शन पर रख दिया है। मतलब हॉट जंक्शन समझते हैं, मतलब ये भट्टी में हमने डाल दिया है, ठीक है। और इसका जो दूसरा सिरा है उसको हम लोग रख देते हैं कोल्ड जंक्शन पर। ओके, आप नहीं भी रखेंगे तब ऑटोमेटिकली ये कोल्ड ही रहेगा, इन्वायरमेंट में रहेगा तो कोल्ड ही रहेगा। यहाँ पर जो टेम्परेचर है हॉट पर वो उसको हमने माना है T1 और जो कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है उसको मैंने माना है T2 और आप यहाँ देखेंगे T1 ग्रेटर देन क्या है, T2 है। ओके, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि हीट का फ्लो होगा। तो हीट जो हो रहा है, हीट का जो फ्लो है उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ H से। तो ये क्या हो गया, हीट फ्लो, हीट फ्लो पर सेकेंड, ठीक है, हीट फ्लो पर सेकेंड, जिसको मैंने H डिनोट किया है। और अगर आप H को डिफाइन करना चाहते हैं तो H बराबर होगा Q/T। यहाँ Q चार्ज नहीं है, Q क्या है, हीट है, और T क्या है, टाइम है। नहीं तो Q/T बराबर करंट आई नहीं हो जाएगा। तो अगर आप इसको करंट लिखना चाहेंगे तो आप इसको हीट फ्लो पर सेकेंड को हीट करंट भी लिख सकती हैं। ओके, कोई दिक्कत? मतलब ये पर सेकेंड हीट फ्लो बताएगा। तो ये जो पर सेकेंड हीट फ्लो है ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, इसको यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहली तो बात है, जो हम हीट फ्लो जो होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। अगर सपोज डेट सोचिए कि हमने हॉट वाले जगह पर आइस रख दिया है, आप कहेंगे कि सर आइस हॉट थोड़े होता है, नहीं ना, है ना, आइस हॉट थोड़े है। लेकिन आप सोचिए कि रात का समय है और चांद की सतह पर आप खड़े हैं, रात हुआ है वहाँ, और आप एक बर्फ़ का टुकड़ा लिए हैं, तो वो बर्फ़ का टुकड़ा आपको गर्म महसूस होगा कि ठंडा महसूस होगा? रात में वहाँ टेम्परेचर जो होता है वो 200 डिग्री के -200 डिग्री के आसपास हो जाता है, -173 या 176 ऐसे ही कुछ होता है ना। तो वहाँ 0 डिग्री टेम्परेचर तो आपको गर्म महसूस होगा, लगेगा बाप रे बाप, आप उस बर्फ़ के सिल्ली को अपने शरीर से सटा कर रख देंगे, ओह हो कितना गर्म लग रहा है। जबकि यहाँ क्या है, वो कूल लगता है। तो मान लीजिए, तो इसे गर्म ठंडा का कोई मतलब नहीं होता है, वो तो रिलेटिव चीज़ है। आपने यहाँ आइस रखा है और कोल्ड जंक्शन पर भी आपने क्या रख दिया है, आइस रख दिया है। अब हमको बताइए कोई हीट का फ्लो होगा? नहीं होगा, क्योंकि सेम टेम्परेचर हो गया। T1 बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 बराबर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं है, और डिफरेंस नहीं है तो किसी प्रकार का थर्मल पोटेंशियल पैदा नहीं होगा। तो H जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसका, टेम्परेचर डिफरेंस का, T1 माइनस T2 का। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा गौर करते हैं। H जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया A का। अब आप कहेंगे ये कैसे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको हीट का फ्लो करना है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान आपको हीट का फ्लो करना है। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप पतला रॉड इनके बीच लगाए हुए हैं तो हीट का फ्लो कम होगा। यदि आप ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया का रॉड लगाए हैं तो हीट का फ्लो क्या होगा, अधिक होगा। तो हीट का फ्लो जो होता है वो करंट की तरह होता है, विद्युत धारा की तरह होता है। और
ये किसका प्रोपोर्शनल होता है, ए का प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ही बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा हीट का क्या होगा, फ्लो होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए कि आपके कुकर की जो डंडी होती है वो एकदम पतली होती है, देखें देखिए काहे मोटा नहीं होती है। इसलिए आप अगर आप देखिए कि कुकर की जो डंडी है जिस पर पकड़ती हैं उस पर प्लास्टिक के कवर लगाए हुए हैं। जब पुराना कुकर हो जाता है तो ये कवर टूट कर ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको एक पतली सी डंडी मिलती है हैं। फिर उसके बाद मम्मी लोग क्या करते हैं ना कि उसको, गरीब परिवार से है ना हम लोग, तो कुकर के डंडी के प्लास्टिक टूटने से थोड़े कुकर बदलाता है। ये तो बियाह शादी में, बाबू के बियाह शादी में मिला रहे, ठीक है। तो अब तो दूसरा का बियाह हुई तहार तब ना फिर मिली ना हो। गाँव में तो यही ना होता है जी, गांव में तो गरीब लोग हैं तो वहाँ शादी में ही सब कुछ खरीदाता है, चाहे मिलता है, नहीं मिला तब खरीदाएगा हैं। आप सर्वे कर लीजिए, 90% जो लोग हैं उनके घर में बाइक और फ्रिज ये दोनों ब्याह में आया है, तिलक में, दहेज में। आप सर्वे कर जाइए अपने गांव में, सर्वे कीजिए, ये सर्वे रिसर्च करने वाली सब्जेक्ट है ठीक है। तो ये पतली डंडी होती है, इसलिए पतली डंडी होती है कि कुकर जो है उसको तो हम लोग काफ़ी गर्म करते हैं भाई, उसमें खाने हमने को बनाने हैं, तो ये हीट जो है वो इस पतली डंडी से कम फ्लो कर सके। तो इसका मतलब है कि क्रॉस सेक्शन एरिया का प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया कम करोगे तो हीट का फ्लो क्या होगा। हाँ बोलिए, कौन सा। हाँ तो देखेंगे क्यों पतला होता है, ठीक है, एकदम बहुत अच्छी बात है। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो बड़ा होता है ना, कुकर जो होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, पेंदी क्या होती है, बड़ी होती है। ऐसा थोड़े, ऐसा आपने कुकर थोड़े देखा है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। ये पेंदी तो क्या होती है, चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, अधिक हो और अधिक से अधिक ऊष्मा को वो क्या कर सके, हीट को पर सेकेंड ऑब्जॉर्व कर सके, ठीक है, समझ में आ रहा, फ्लो कर सके। इन्वर्सली एच जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/L। अगर लंबाई जितनी ही इसकी अधिक होगी हीट का फ्लो पर सेकेंड उतना ही कम होगा। अब आप कहेंगे क्यों, देखिए इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, अगर ये लंबा रड है तो मान लेते यहाँ से यहाँ तक हमको हीट फ्लो करना है, तो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ओसिलेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। और ओसिलेशन जब कर रहे हैं तो ओसिलेशन के कारण क्या हो रहा है कि ये एक वेव पैदा हो रही है, और ये वेव इसके लेफ्ट सरफेस से राइट सरफेस की ओर जा रही है। लेकिन लंबाई अगर इसकी अधिक है तो इसके द्वारा रेडिएशन से एनर्जी भी लॉस ज़्यादा होगी। मैं जब रेडिएशन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि अगर लेंथ बड़ा है तो इसके द्वारा जो हीट लॉस होगा वो प्रोपोर्शनल होता है इसके लेंथ के। क्योंकि देखिए यहाँ इतने दूर तक आपको हीट वेव को गति करनी है, तो क्या है कि हीट वेव को अगर गति करनी है तो हीट वेव का जो स्कैटरिंग होगा, प्रकीर्णन होगा, क्योंकि हीट वेव जब चलेगी तो वो अन्य आयन से भी तो टकराएगी ना, वहाँ से उसका क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। और उस प्रकीर्णन के कारण क्या होगा कि रेडिएशन जो होंगे वो लीक करने लगेंगे, और इस लीक रेडिएशन के कारण क्या होगा कि हीट जो होगा वो यहाँ तक कम पहुँचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हीट क्या होगा, फ्लो करेगा। अगर आप इसको इन्फिनाइट लॉन्ग कर देते हैं, इन्फिनाइट, और यहाँ पर आपने 100 डिग्री टेम्परेचर लिया है, या मान लीजिए 10⁻10 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ले लिया सन के कोर के बराबर, और इसको इन्फिनाइट लॉन्ग किया है, तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर पहुँच ही नहीं पाएगा, इन्फिनाइट लॉन्ग है। तो क्योंकि ये रेडिएशन का अगर थोड़ा भी रेडिएशन से लीक होगा तो इन्फिनाइट डिस्टेंस तय करने में इन्फिनाइट एनर्जी वो लीक कर सकता है। हाँ चौड़ा, ऐसे ये ना, तो हीट का फ्लो बढ़ जाएगा, लेकिन ये इन्फिनाइट तो है ना, ये रड तो बहुत लॉन्ग है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा करने, हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा करने का मतलब है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा हीट वेव को क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा। ये हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व करेगा। अब देखो ये लेंथ हो गया, तो लेंथ बढ़ाओगे तो क्या होगा, हीट का कंडक्शन तुम्हारा घट जाएगा। अब देखो तुमने कहा कि कुकर का जो सतह है सर पतला होता है, ये छिलके की तरह, तो अगर तुम इसको देखो तो इस वाले यही तुम्हारा सतह है ना, अगर तुम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख रहे हो, सूक्ष्म स्तर पर देख रहे हो, तो तुमको ये वाला जो भाग है, केवल ये वाला हम भाग उठा रहे हैं, वो तुमको ऐसा ही दिखेगा ना जी। अगर तुम इसके बॉटम वाले भाग को काट कर एकदम पतला सा निकाल दे रहे हो और उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तुमको ये बड़ा सा ऐसा दिखेगा, और इसका मतलब ये क्या है, ये लेंथ ही है ना,
और ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो अगर जितना ही पतला बनाओगे उतना ही, जैसे इसको और पतला बना दो तो इसका लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा, और लेंथ कम होगा तो इसका हीट जो फ्लो होगा वो अधिक हो जाएगा। इसीलिए किसी भी बर्तन की जो पेंदी होती है उसको पतला बनाया जाता है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है कि इन सभी चीज़ों को अगर आप मिला रहे हो तो आपको एक रिलेशन मिलेगा, और वहाँ आप देखिए तो कितना हो जाएगा विद्यार्थी, ये हो जाएगा H प्रोपोर्शनल T1 माइनस T2 आप बाटा L और इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, A हो गया। अब थोड़ा सा देखो H AJ, अब प्रोपोर्शनल इसको माइनस दे देते हैं, T2 माइनस T1 कर दे रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया A और बाटा में क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। कर सकते हैं T1 माइनस T2 को T2 माइनस T1। अब देखो T2 माइनस T1 क्या है, T2 फाइनल टेम्परेचर, फाइनल पॉइंट का टेम्परेचर है, और T1 जब हीट यहाँ से फ्लो कर रहा है वहाँ इनिशियल पॉइंट का टेम्परेचर है। तो अगर आप हीट के फ्लो को डिस्प्लेसमेंट की तरह समझते हैं तो ये आपका इनिशियल पोजीशन हो गया और ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया। तो पोजीशन में जो डिफरेंस है उसको आप क्या लिखेंगे, dt बराबर T2 माइनस T1 लिखेंगे। और ये देखो तो, और ये क्या है, L क्या है, ये एक्चुअल डिफरेंस है। यहाँ x इक्वल टू 0 है और यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, L है। तो ये आपका जो है L जो है इसको आप लिखेंगे dx, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हो गया आपको थर्मल डिस्प्लेसमेंट जैसा ये व्यवहार कर रहा है, और ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट की तरह व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ जो टर्म है इसको आप लिख सकते हैं H बराबर माइनस dt बाई dx और इंटू क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। ओके, सॉरी प्रोपोर्शनल। अब H बराबर माइनस dt बाई dx इंटू A, और यहाँ पर एक ये माइनस यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, एक क्या आएगा, कांस्टेंट C आएगा। अब ये कांस्टेंट C क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। विद्यार्थी सपोज डैट आपके पास दो बर्तन है खाना बनाने के लिए, एक है मिट्टी का मटका, ये मिट्टी का मटका है, और दूसरा है मेटल का तसला, ये है मिट्टी का और ये है मेटल का। आप किसका इस्तेमाल करेंगे खाना बनाने के लिए, मेटल का। क्यों, जल्दी गर्म हो जाएगा, मतलब हीट का फ्लो जो होगा वो आसानी से इसमें होगा, है ना। तो हीट का फ्लो आसानी से इसमें होगा, इसीलिए आप इसका मेटल का इस्तेमाल करेंगे। तो मेटल के लिए जो कांस्टेंट का मान है वो क्या होगा, अधिक होगा, और मिट्टी के लिए, बर्तन के लिए मेटल ये कांस्टेंट का मान क्या होगा, अधिक, कम होगा। अब थोड़ा सा एक काम करना है कि आपके पास मेटल का बर्तन ही है, ठीक है, और इस मेटल के बर्तन में आपको खाना बनाना है और जल्दी बनाना है आपको, मतलब आपके गैस का बर्नर आपने फुल कर दिया है, ठीक है, गैस के बर्नर को आपने फुल कर दिया है। आपके पास केवल एक आपका बर्तन है मेटल का, बर्तन आप चेंज नहीं कर सकते हो, गैस के फ्लो को आप बढ़ा नहीं सकते हो, कोई और काम नहीं कर सकते हो, ढक्कन तक्कन सब लगा सकते हो, ये तो मतलब तुम लगा दो ढक्कन को उसमें, ताकि उसमें भाप बन सके या जो हो सके, ठीक है। और फिर उसके बावजूद भी तुमको, इतना होने के बावजूद भी तुमको हीट का कंडक्शन बढ़ाना है, जल्दी खाना बनाना है, तो तुम क्या करती हो, बहुत आसान काम करती हो, रोज़ हमको लगता है करके आती होगी, तुम तो करके आती होगी पक्का। खाना बनता है घर पे, गैस पर बनता है, चूल्हे पर नहीं बनता है, गरीब परिवार से नहीं होगा, मजबूरी परिवार से हो आप लोग ना, बनता है। लेवन सुनी है, लेवन, लेवन लगाना, लेवन क्यों लगाया जाता है, कालिख नहीं लगे, तो मिट्टी के बर्तन में लेवन क्यों लगाया जाता था, मिट्टी का जब बर्तन होता था तो उस पर भी लेवन लगाया जाता था। अच्छा एक बात बताओ, अभी गर्मी लग रही है तुम्हें, तुम दोनों को गर्मी लग रही है, तुम लोग ब्लैक स्वेटर पहन कर आई हो, गर्मी के दिन में ब्लैक स्वेटर नहीं, ब्लैक सूट नहीं पहनना चाहिए।
ब्लैक चीज़ हीट का ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करता है, और जो ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व ज़्यादा करता है, अवशोषण ज़्यादा करता है, और अवशोषण करेगा तभी ना ये फ्लो कर पाएगा उसको। तो अगर तुम लेमन लगा देती हो, लेमन लगा देती हो तो वो क्या है, ब्लैक है, पानी नहीं, ब्लैक राख का लेमन लगाया जाता है, राख का लेमन लगाया जाता है, ब्लैक चीज़ होगा। जैसे काली उस पर लगा दो, इससे क्या होगा कि वो ब्लैक बॉडी की तरफ व्यवहार करेगा, ऑब्जर्व करेगा हीट को ज़्यादा, और ऑब्जर्व करेगा तब ना फ्लो कर पाएगा। अब मान लो जैसे 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 समझ लो आस्था कि तुमने एकदम खूब नया बर्तन खरीद कर लाई हो, और उस मेरे घर अभी फ़िलहाल मेरे मम्मी जी दूध गर्म कर रही थी, तो एकदम नया अभी उन लोग बर्तन खरीदिए, घर में कबाड़ी था उसको बेच दिया और उसके बाद उन्होंने नया बर्तन खरीद लिया। तो हमने देखा कि वो उस नए वाले बर्तन में एकदम चमचमा रहा था चांदी की तरह, और उसमें उन्मार काला का लेवन लपेट रही है, काला ब्लैक। मैंने ये मैंने कहा कि देखिए उनको मालूम नहीं है ऐसा, लेकिन वो लपेट रही हैं, और उसके बाद उन्होंने दूध को गर्म किया औंटने के लिए उसको। नहीं, वो अवधारणा बन गई है, उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो हीट को ऑब्जर्व करना होता है। हीट क्या करता है, वो ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उसको ब्लैक तुम कर दोगे। अब जैसे नया खरीद कर रही थी तो वाइट था, तो चांदी की तरह था, तो जब उस पर रेडिएशन पड़ेंगे तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगे वाइट शर्ट की तरह, और रिफ्लेक्ट करने के कारण क्या होगा कि उसका कुछ परसेंट ही केवल ऑब्जर्व कर पाएगा बर्तन, और जो ऑब्जर्व करेगा वही ना फ्लो करेगा आपके खाना को दे, है ना। तो इसमें क्या कर सकती हो, अब तुम लेमन लगा सकती हो, तो तुम ब्लैक कुछ रखो, काली की तरह राखों को मत इस्तेमाल करो, और उसको लगा दो। तुम देखो कितना मछली हम लोग बनाते हैं, तो काली जो ब्लैक कढ़ाई होती है, सर बोलते हैं अनिल सर कि ब्लैक वाली जो कढ़ाई है उसमें खूब बढ़िया छन आता है। क्यों? क्योंकि वो हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, तेल को ज़्यादा गर्म करता है, और उसका जो रेट होता है हीट फ्लो का वो अधिक होता है। क्लियर हुआ? हम इसको पढ़ाएंगे जब हम लोग इसके बाद 2-3 दिन बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, और इसको हम डिनोट करते हैं के द्वारा। और के जो है, के इज ए कांस्टेंट कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ आपको के का मान मिल, यह के है। अब देखो के का वैल्यू कितना होता है, के आपको क्या बताता है, के बराबर हो जाएगा आपको h बटा dt बाई dx, और बाटा में कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया a। अब देखो ये के का जो वैल्यू है वो बता रहा है कि हीट फ्लो पर सेकेंड पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको बता रहा हूँ कि इस के को तुम, ये के क्या बताता है, तुम्हारे पास एक रॉड है, ओके, कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा, ये रॉड है, और यह रॉड जो है वो इसका लेंथ जो है वो 1 मीटर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है या 1 यूनिट है, यूनिट सब ले रहे हैं। और यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है T इक्वल टू है वो है 0 डिग्री C, तो यहाँ हमारा टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 1 डिग्री C होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए, अब ये हो गया, ओके। अब देखो A का मान 1 है, L का मान 1 है, डेल्टा T कितना है, 1 है, तो dt, यहाँ देखो dt इक्वल टू 1, dx इक्वल टू 1 है ना, तो dt बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया A क्या है, 1 है, तो K बराबर हो जाएगा तुम्हारा h बटा ये dt बाई dx कितना हो जाएगा 1, और क्रॉस सेक्शन एरिया 1, तो क्या हो जाएगा बराबर h, तो K बराबर कितना मिला, h मिला। इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी की अगर थर्मल कंडक्टिविटी हमको कैलकुलेट करनी है तो उस बॉडी के यूनिट डायमेंशन को हम लेते हैं, यूनिट डायमेंशन के ज्योमेट्री को या स्ट्रक्चर को लेते हैं। जैसे हम एक मान लें कॉपर का निकालना चाहते हैं, तो 1 यूनिट लेंथ का कॉपर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट है उसको ले लीजिए, और उसके सिरों पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस लगाइए, और देखिए कि वो कितना हीट ऑब्जर्व कर रहा है। वो जितना हीट ऑब्जर्व करेगा या जितना हीट फ्लो करेगा, ऑब्जर्व नहीं कहेंगे, फ्लो करेगा, वो किसके बराबर होगा, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बताएगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब कि हीट फ्लो
की प्रॉपर्टी को बताता है। थर्मल कंडक्टिविटी अधिक है तो हीट की फ्लो की प्रॉपर्टी क्या होगी, हीट फ्लो क्या होगा, अधिक हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? डायमेंशन भी आप देख सकते हैं इसका, के का डायमेंशन आप निकाल लेंगे घर पर। एच क्या है, हीट है, हीट पर सेकेंड, तो ये हीट बटा टाइम हो जाएगा, dt बाई डी एक्स, ये केल्विन बाई मीटर हो जाएगा, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसका निकाल सकते हैं डायमेंशन। ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक टॉपिक को क्या कर लिया है, क्लियर कर लिया है। और वो टॉपिक में हमको क्या निकालना है, इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, के का, मतलब हमको निकालना है ये क्वांटिटी हमको प्राप्त करनी थी। तो आपके क्वेश्चंस किस प्रकार आएंगे, आपको क्वेश्चंस आएंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट को डिफाइन आपको करना होगा, वो कितने प्रकार के होते हैं, और किसी मेटल या किसी मेटल रॉड के लिए थर्मल कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन आपको प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इसमें, नहीं है? चलिए, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, जो लाइट जो आ रही है उसमें तो फोटोन है। हाँ, तो फोटोन के पास अपना मास नहीं होता है। देखो, फोटोन के पास मास होता है, फोटोन के पास रेस्ट मास नहीं होता है। जब भी कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसके पास एक वेरिएबल मास होता है, जो आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार होता है, m बराबर m0 बटा √1 माइनस बीटा स्क्वायर, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैंने आपको पढ़ाया था। तो फोटोन का रेस्ट मास नहीं होता है। रेस्ट मास का मतलब, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डस्टर है और ये डस्टर रेस्ट अवस्था में है ना, तो इसके हमको इसका एग्जिस्टेंस है यहाँ पर कि ये रेस्ट में है, तो ये है यहाँ पर। लेकिन आपने कभी फोटोन को कहीं रुके हुए नहीं देखा होगा। जैसे मान लीजिए आप फिजिसिस्ट हो गए, या मान लीजिए आप फिजिसिस्ट बनने के लिए आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में आपने मुखिया जी जो लगवाए हैं सोलर प्लेट गांव में, आप दिन भर देख रहे हैं एकदम खड़े होकर कि इस पर बहुत सारे फोटोन गिर रहे हैं। शाम हो गया, फोटोन गिरने बंद हो गए। आप कहेंगे आज तो इस सब फोटोन के निकाल ले खोज के। आप गए और ऊपर चढ़कर उसको खोल लिया, और खोलकर उसको चूरी चूरी तोड़ दिया, उसके एटॉमिक लेवल तक आपने उसको तोड़ दिया। आपको कहीं फोटोन नहीं दिखेगा। आप उसके अंदर फोटोन गया है, लेकिन उसके अंदर जाने के बाद वो फोटोन क्या हो गया, खत्म हो गया है, और उसकी जो एनर्जी हो गई है वो, हाँ, एनर्जी बदल, मतलब वो रेस्ट में नहीं हो सकता है। जब भी देखिए फोटोन इमिशन जब होता है तभी, जैसे फोटोन किसी एटम के अंदर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन आया तो एक फोटोन जनरेट हुआ, तो वो स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा, और जाकर किसी औरों से जब टकराएगा तो वो ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, वहाँ पर अवशोषित हो जाएगा। लेकिन वो रुका हुआ अवस्था में आपको नहीं दिखा। अब जैसे मान लीजिए किसी मेटल में, जैसे मान लीजिए इस दरवाजे में जाकर, ये मेटल का दरवाजा, इस पर फोटोन गिर रहे हैं, अब इस दरवाजे को आप तोड़िएगा तो आपको फोटोन कहीं मिलेगा नहीं इसके अंदर, जबकि इसके अंदर वो समा गया, आप देख रहे हैं। तो फोटोन रेस्ट में नहीं हो सकता है, अंदर नहीं, वो गया तो वो उसकी जो, जैसे फोटोन है तो फोटोन के पास तो रेस्ट मास है नहीं, तो उसके पास क्या है, एनर्जी है, h न्यू। तो h न्यू यदि उसके पास एनर्जी है तो वो एनर्जी किसी फॉर्म में बदल सकती है ना, वो मास क्रिएट कर सकती है। जैसे हाई एनर्जी जो गामा रे है, जब आपको उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसको स्ट्रॉन्ग फोर्स के फील्ड में यदि आप गतिशील कराते, जैसे कोई गामा रे जो है अगर वो किसी एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पेनेट्रेट करता है तो वो क्या होता है, वहाँ उसके स्ट्रॉन्ग जो फोर्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियर फोर्स है, वीक फोर्स है, उससे इंटरेक्ट करके वो क्या होता है कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। तो वहाँ पर क्या है, फोटोन का तो अपना मास था नहीं, केवल एनर्जी थी, तो उसकी जो h न्यू एनर्जी थी वो क्रिएट कर देती है मास को। और यही तो आइंस्टाइन का प्रसिद्ध समीकरण है, E=mc², मतलब मास कंजर्व नहीं है इस ब्रह्मांड में। जब आइंस्टाइन से पहले लोग ऐसा समझते थे कि मास कंजर्व है, लेकिन रिलेटिविस्टिक आपको मैकेनिक्स जो है वो बताता है कि मास कंजर्व नहीं है, एनर्जी लेकिन कंजर्व है, और मोमेंटम कंजर्व है। तो कंजर्व क्वांटिटी में मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व है 1905 के बाद। 1900 से पहले मास भी कंजर्व था, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम जो मेजर करते हैं उसमें मास कंजर्व था। लेकिन आप न्यूक्लियर लेवल के रिएक्शन को देखें तो वहाँ मास थोड़ा कंजर्व है। अगर मास कंजर्व होता तो आपका सन बर्न नहीं करता, एटॉमिक बम नहीं होते, न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन नहीं होता है ना। तो मास कंजर्व नहीं है इस ब्रह्मांड में, लेकिन हाँ चार्ज कंजर्व है। ठीक है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, जबकि चार्ज के पास मास भी है लेकिन वो कंजर्व रहता है। तो ये क्यों है, अब इस सब के बारे में बहुत सारे थ्योरियाँ हैं, जैसे पॉल डी डिराक की थ्योरी है, डिराक इक्वेशन है,
बहुत सारे थ्योरी हैं, तो वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो काफ़ी लंबी यात्रा का, तो अभी तो पार्ट 1 में आप लोग हैं, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन और है आप लोग का? हाँ, पॉजिट्रॉन नहीं, वो जैसे क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। तो क्वार्क देखिए, क्वार्क एक मॉडल है, क्वार्क एक मैथमेटिकल मॉडल है, और इस मॉडल में क्या होता है कि जो भी एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कहा जाता है कि खासकर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब 3 प्रकार के क्वार्क से बने हुए हैं, ठीक है, अप एंड डाउन। तो ऐसे हाँ 6 प्रकार के क्वार्क हैं, अप है, डाउन है, टॉप है, बॉटम है, चार्म है, स्ट्रेंज है। तभी 6 प्रकार के क्वार्क की खोज की गई है। और क्वार्क ऐसे पार्टिकल हैं जिनको किसी ने देखा नहीं है, वो एक मैथमेटिकल मॉडल में, क्योंकि उनके बीच जो फोर्सेस लगते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स, उनकी खासियत ये है कि अगर आप उनका डिस्टेंस बढ़ाते हैं, जैसे क्वार्क अगर जुड़े हुए उनके बीच का डिस्टेंस बनाते हैं, तो और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब एक ऐसा रबड़ जिसको खींचने पर और ज़्यादा वो प्रतिरोधी बल पैदा करे, उसका फोर्स और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप इसको कभी तोड़ पाइएगा? कभी नहीं। ये एक च्युइंगम की तरह है जो बाल में चिपक गए हैं, याद आ रहा है? च्युइंगम चिपक गया, बिना बाल को काटे हुए च्युइंगम नहीं निकाल सकते हैं। जितना आप छुड़ाइएगा उतना ही पकड़ेगा। तो सेम ऐसा होता है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो एक वीडियो हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया, और इसको हम लोग क्या कर ले रहे हैं, सेव कर ले रहे हैं, ठीक है।